हाँ तो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टॉपर चॉइस में। तो आइए, आज का ये जो वीडियो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए। क्यों? क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी पाठ 2। हिंदी पाठ 2, हिंदी चैप्टर 2 के हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हिंदी पाठ 2। पाठ 2 का नाम क्या है? विष के दांत। क्या है? विष के दांत। और इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इससे पहले हम लोगों ने पूरा चैप्टर खत्म किया था, इसके बाद ऑब्जेक्टिव खत्म किया था। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ऑब्जेक्टिव भी हमने पढ़ लिया था, चैप्टर भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सब्जेक्टिव के। सब्जेक्टिव में इस बुक में टोटल 14 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन को बारी बारी से हम यहाँ पर हल करा दे रहे हैं। और जितने भी क्वेश्चन हैं उसको अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से हम लोग समझते चलेंगे, ताकि परीक्षा में अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों से न छूटे, ये हमारी कोशिश रहेगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब जल्द से जल्द इस क्लास को, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, अधिक से अधिक छात्रों को जोड़िए ताकि सभी बच्चों के पास यह वीडियो पहुंच सके। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब बताइए, इस चैप्टर के लेखक कौन है? इस चैप्टर के लेखक कौन है, क्योंकि ये याद होना जरूरी है। ठीक है, एक बार लेखक का नाम बता दीजिए। नलिन विलोचन शर्मा। कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, इस चैप्टर के जो लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा है। पाठ का नाम विष का दांत है। ठीक है, और हिंदी का दूसरा पाठ है। और इस चैप्टर का, इस पाठ का विधा क्या है? इस पाठ की विधा क्या है? कहानी है। ठीक है ना, कहानी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न क्या है, बढ़िया से समझते चलिएगा। कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। मतलब कि ये जो कहानी है इसका शीर्षक जो रखा गया है विष का दांत, तो कहानी से ये जो शीर्षक है कैसे संबंधित है, मतलब कैसा संबंध रखता है? क्या ये जो शीर्षक है वो सार्थक है या नहीं है? तो बस इसी की सार्थकता सिद्ध कर देनी है यहाँ पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आंसर। कहानी के शीर्षक की सार्थकता जो है विष का दांत है। यह कहानी का शीर्षक यह बताना चाहता है कि अमीरी गरीबी और लड़का लड़की में भेदभाव है। हमने पाठ में पढ़ा था, यहाँ पर दो भेदभाव थे, एक अमीरी और गरीबी में और दूसरा लड़का और लड़की में। ठीक है, हम जानते हैं कि लड़कियां समाज की एक प्रमुख अंग हैं, लेकिन समाज इन परिस्थितियों में उन्हें खोखला बना रही है, तथा दूसरी ओर गरीबी समाज को खाई में गिराकर विष उत्पन्न कर रही है। विष उत्पन्न कर रहा है होगा, विष उत्पन्न कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस कहानी के संबंधित ये जो शीर्षक रखा गया है ये पूरी तरह से सार्थक है। ठीक है, मतलब कि इस कहानी की सार्थकता है इस शीर्षक से। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। मतलब कि अपने शब्दों में वर्णन कीजिए कि जो सेन साहब के घर में बच्चों को लेकर लिंग आधारित भेदभाव हो रहे थे वो कैसे हो रहे थे, क्यों हो रहे थे। ठीक है, सेन साहब के घर में बच्चों के पालन पोषण में लिंग के अनुसार भेदभाव किया जा रहा था। ठीक है, उनकी लड़कियों के लिए पढ़ने, खेलने, हंसने के लिए अलग अलग नियम बनाए गए थे, जबकि उनके बेटे काशू के लिए अलग नियम था। और अलग नियम था तो जाहिर सी बात है भेदभाव हो रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। खोखा किन मामलों में अपवाद था? यहां पर लिख लीजिएगा VVI। बहुत VVI क्वेश्चन है ये, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। खोखा किन मामलों में अपवाद था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो सेन साहब के बेटे के लिए घर में बनाए गए नियम कानून के मामले में अपवाद था, जैसे कि पढ़ाई, खेलकूद आदि। मतलब घर में जितने भी नियम बनाए गए थे वो सिर्फ बच्चियों के लिए बनाया गया था। इससे
कासू के मतलब कि सेन साहब के बेटे का कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, उसका एक अलग नियम था, हमेशा पढ़ाई के लिए भी उसके अलग नियम थे, मतलब वो किसी भी नियम को मानता नहीं था, तो वो एक अपवाद के रूप में था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने कैसी शिक्षा तय की थी। हम लोगों ने पाठ में पढ़ा था कि सेन साहब जो हैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो जाहिर सी बात है कि उनको अपने बेटे में इंजीनियर बनने की संभावनाएं दिखाई दी थी, तभी तो इसके लिए उन्होंने कैसी शिक्षा तय की थी? उन्होंने शिक्षा ऐसी तय की थी कि वो स्कूल न भेजकर, कासू को स्कूल न भेजकर घर पर ही शिक्षा देने के लिए तय किया। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, सेन साहब और उसकी पत्नी खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसके लिए सेन साहब ने अपने बेटे को स्कूल न भेजकर घर पर ही शिक्षा देने के लिए तय किया था। कोई दिक्कत है आप सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। व्याख्या में यहाँ पर 4-5 कुछ लाइन दिए गए हैं, पंक्तियां दी गई है और उनकी व्याख्या करना है। तो जब भी व्याख्या कीजिएगा, आप बता देते हैं, जब भी व्याख्या कीजिएगा तो उसमें पाठ का नाम, ठीक है, उस शीर्षक का नाम, उसके लेखक का नाम लिखना जरूरी है। सबसे पहले व्याख्या करने से पहले पाठ का नाम कहाँ से लिया गया है और शीर्षक का नाम और उसके लेखक का नाम। ठीक है, ये 3 चीज रहना चाहिए। इसके बाद हम लोग इस पंक्ति के बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे। देखिए जैसे है कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। बुक में ये लाइन देखने को मिलेगा और उसी लाइन को यहाँ पर व्याख्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ विष के दांत शीर्षक से लिया गया है, जिसको लेखक नलिन विलोचन शर्मा है। जिसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा हैं। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि सेन साहब की 5 लड़कियां हैं, ये सभी लड़कियां कठपुतलियां जैसी हैं। कैसे? यानी वह नियम के साथ चलती हैं, मानो तो सचमुच में यह सब कठपुतलियां ही हैं, क्योंकि शारीरिक एवं मानसिक विकास का अभाव था। क्या था? अभाव था, जो उनके माता पिता के द्वारा दिया गया था। ठीक है, उनमें शारीरिक विकास और मानसिक विकास का अभाव था। ठीक है, वो इतने नियम कानून से चलती थी कि लगता था कि जैसे सचमुच में ही मानो तो कठपुतलियां ही है। ठीक है, चलिए अगला है, खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेन साहब ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। ठीक है, घर में जो नियम कानून थे उस नियम को कासू नहीं मानता था, तो फिर कासू का जैसा व्यवहार था वैसा ही नियम सेन साहब ने अपने घर के लिए बना दिए। वैसा ही नियम मतलब उसके स्वभाव के अनुसार अपने सिद्धांतों को बदल दिया। इसमें भी सबसे पहले वही लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक के विष के दांत शीर्षक से लिया गया है। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि नलिन विलोचन शर्मा जी बताना चाहते हैं कि सेन साहब की 5 लड़कियों के बाद उनके यहाँ एक खोखा का जन्म हुआ, जो उनके आंखों का तारा था। वह सेन साहब का एकलौता पुत्र था और स्वभाव से अच्छा नहीं था। उसके लिए कोई नियम कानून नहीं था, वह किसी भी चीज का ज्यादा तोड़फोड़ ही करता था, जिससे सेन दंपति को लगता था कि खोखा का स्वभाव इंजीनियर बनने का है। वह लाखों गलती करता था, फिर भी इन लोगों ने खोखा के स्वभाव के अनुसार अपने सिद्धांत को ही बदल दिया। अब देखिए, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। इसका आंसर देख लीजिए, व्याख्या। प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के शीर्षक विष के दांत से लिया गया है, जिसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा हैं। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि सेन साहब की एक नई गाड़ी होती है, जो नया मॉडल 7500 में आई है। कितने में? 7500 में। उसको मदन छूने का प्रयास करता है। मदन जो है छूने का प्रयास करता है, जिसे देखकर ड्राइवर मदन को धक्का देता है और रोबदारी के साथ कहता है कि देखो मदन की माँ, ऐसी हरकत न करने देना।
उसी समय सेन साहब के मुंह से निकलता है कि ऐसे ही लड़के चोर, डाकू और बदमाश बनते हैं। ठीक है, सेन साहब के द्वारा यह कहा गया कथन था। यह भी पूछ सकता है परीक्षा में कि यह कथन जो है किसका है, किसने ये बात कहा था। तो याद रखिएगा, सेन साहब ने इस बात को कहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हंस कौवों की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, ये जो लाइन है, इस लाइन का क्या मतलब हुआ, इसकी व्याख्या कीजिए। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के शीर्षक विष के दांत से लिया गया है, जिसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा हैं। कवि इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि समाज में अमीरी और गरीबी, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, अमीरी और गरीबी के बीच एक बहुत बड़ी खाई है, जहाँ कासू एक अमीर बाप का लड़का रहता है, जबकि मदन एक गरीब परिवार का था। कासू गरीब बच्चों के सामने लट्टू खेलना चाहता था, लेकिन मदन उसका विरोध करता था। वह अपने टीम में कासू को सम्मिलित नहीं होने देना चाहता था। इसलिए इस पंक्ति के माध्यम से बताया गया है कि खोखा का ही नाम खोखा जो है बच्चा कहा जाता है, बच्चा को बंगाली में खोखा कहा जाता है, और उस खोखे का नाम था कासू। तो यहाँ पर दोनों लिख दिए ताकि क्लियर रहे। तो कासू जो कि खोखा है, हंस है, जबकि मदन कौवा का रूप माना गया है, तथा हंस जो है कौवों की जमात में मिलने के लिए आतुर है, मतलब मिलने के लिए क्या है, बेचैन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, सेन साहब और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया। तो आंसर देख लीजिए इसका। सेन साहब और उनके मित्रों के बीच अपने बच्चों के भविष्य के बारे में बातचीत हो रही थी। सेन साहब अपने मित्रों से बार बार कहते थे कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। वह इस बात को हमेशा बोलते रहते थे, यहाँ तक कि उनके परिवार वाले भी उन्हीं के पक्ष में थे। उसी बीच पत्रकार मित्र कह दिए होगा, यहाँ पर कह दिए कि मैं अपने बेटे को तो सबसे पहले एक नेक सभ्य व्यक्ति बनाना चाहता हूँ, इसके बाद वह जो चाहे बन सकता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। जो मदन और ड्राइवर के बीच में जो झगड़ा हुआ था, तो कहानीकार जो है उस झगड़े से क्या संदेश देना चाहता है। तो मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहता है कि महल वाले कभी नहीं चाहते कि झोपड़ी वाले के बच्चे उनके कीमती सामानों के आसपास भी फटके। अगला प्रश्न देखिए, कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है। इसका आंसर हो जाएगा, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू घुमाने का खेल था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक यह बताना चाहता है कि झोपड़ी वाले लोग भी अपने अपमान का बदला ले सकते हैं। जो झोपड़ी वाले लोग हैं वह भी अपने अपमान का बदला ले सकते हैं। यही बात कवि इस कहानी के द्वारा बताना चाहते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। इस बात जो ये लाइन है लेखक के इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए, मतलब इसकी पुष्टि कीजिए। उदाहरण देखिए, आंसर, लेखक के इस पंक्ति से समाज के बीच उत्पन्न हो रहे बाधाओं के बारे में बता रहे हैं। उनका कहना सत्य है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, क्योंकि झोपड़ी वाले अपनी दरिद्रता के कारण, अपनी दरिद्रता मतलब गरीबी, दरिद्रता मतलब होती है गरीबी, अपनी गरीबी के कारण महल वालों की ही सहायता करते हैं, और महल वाले झोपड़ी वालों में फूट डालते हैं और अपना काम निकालते हैं। इसका आंसर यही होगा। 10 नंबर प्रश्न है, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है। क्योंकि जो गिरधर था अपने बेटे मदन को रोज रोज मारता था, लेकिन उस दिन क्या हुआ था, आखिर मदन को गिरधर ने अपने गले से लगा लिया। क्योंकि उस दिन मदन झगड़ा करके भी आया था, फिर भी गिरधर ने उसको अपने गले से लगा लिया। क्यों?
क्या बात है उस दिन की। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। गिरधर जो बार बार मदन की पिटाई करते थे, आज मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे मारने के बजाय सीने से लगा लेता है। सीने से इसलिए लगा लेता है क्योंकि उसे पहली बार झोपड़ी वाले की जीत की महक महक मिली है। पहली बार जीत की महक मिली है। वह पुराने समय से चलती आ रही परंपरा के घेरे से बाहर आए हैं। उन्हें आजादी का स्वाद महसूस हुआ है। क्या हुआ है? आजादी का स्वाद पहली बार मिला है और पहली बार महसूस हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है 11 नंबर। सेन साहब, मदन, कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करें। हालांकि यहाँ पर प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में आएगा तो कोई एक नाम दिया रहेगा। ठीक है, कोई एक नाम दिया रहेगा, उसके चरित्र का चित्रण करना है। तो आइए बारी बारी से देख लेते हैं। यहीं पे है सेन साहब, यहाँ पर मदन के बारे में, यहाँ पर कासू के बारे में, यहाँ पर गिरधर के बारे में, मतलब चारों यही पे है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। सेन साहब, सेन साहब विष के दांत कहानी के मुख्य पात्र हैं। क्या है? मुख्य पात्र हैं। इनकी 5 पुत्रियां और 1 पुत्र हैं। वे अपने बच्चों के लिए घर पर अलग अलग नियम बनाए हैं। वो अपने बेटे में बुढ़ापे का सहारा देते हैं। अब मदन का चरित्र क्या है? मदन विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र है। ठीक है, मुख्य पात्र है और यहाँ पर प्रमुख पात्र है। कहें एक तरह से कहें तो ये कहानी का जो मदन है क्या है? हीरो है। इस कहानी का मदन हीरो है। ठीक है, इस कहानी यह इस कहानी का नायक है। वह बिना डरे सेन साहब के ड्राइवर का विरोध करता है एवं जब कासू इसके साथ गली में खेलने आता है तो मदन उससे लड़ाई कर उसके 2 दांत तोड़ देता है। अब बात करते हैं कासू की। कासू का क्या चरित्र है? कासू सेन साहब के बुढ़ापे की आंखों का तारा था। सेन साहब उसे इंजीनियर बनाना चाहते थे। कासू अपने पिता द्वारा बनाए गए सभी मामलों में अपवाद था। घर के लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था। वह बिना डरे किसी के ऊपर हाथ चला देता था। गिरधर क्या है इस कहानी में? गिरधर लाल विष के दांत कहानी का एक मुख्य पात्र है। यह सेन साहब का किरानी और मदन का पिता है। मदन के द्वारा सेन साहब के बेटे से लड़ाई करने पर गिरधर लाल को काम से निकाल दिया जाता है। तो ये सब इनके चित्रण, मतलब कि इनकी जो कहानी में रोल है, कहानी में इन सब का क्या रोल है वही लिखना था। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। मतलब आपकी दृष्टि में इस कहानी का हीरो कौन है, नायक कौन है, और ऐसा उत्तर दें कि वो तर्क करने के लायक हो। देखिए आंसर है, मेरी दृष्टि में इस कहानी का नायक मदन है। क्योंकि अब ये तो पहला लाइन हो गया कि मेरी दृष्टि में इस कहानी का नायक मदन है। यहां से यहां तक का आंसर हो गया। अब इसका तर्क देना है। क्योंकि वह महल वाले सेन साहब से बिना डरे उसके ड्राइवर से लड़ जाता है और उसके बेटे के 2 दांत भी तोड़ देता है। 13 नंबर प्रश्न है, आरंभ से ही कहानी का स्वर व्यंग्यपूर्ण है। ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। जैसे आरंभ से ही कहानी व्यंग्यपूर्ण है। व्यंग्य मतलब होता है मजाक, उपहास। तो एक मजाक के रूप में है। इसकी क्या मतलब प्रमाण है? इसके क्या प्रमाण है? वो प्रमाण हमें दिखाइए। तो इसका प्रमाण यही है। देखिए, कहानी आरंभ से लेकर अंत तक व्यंग्य पर आधारित है। यह समाज के आदर्शों की सच्चाई को समाज के सामने रखना चाहते हैं। कहानी के लगभग सभी पंक्ति व्यंग्यात्मक हैं। इस कहानी में जितनी भी पंक्तियां हैं सभी क्या हैं? व्यंग्यात्मक हैं। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। और ये अंतिम प्रश्न है, विष के दांत कहानी का सारांश लिखें। तो ये सब आप सबके पीडीएफ में मिल जाएगा, या फिर जहाँ पे ये जो पाठ हमने क्लास कराया है वो वीडियो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, वहां पर इसका आंसर मिल जाएगा। और ये सब जितना है, जितने भी प्रश्न आंसर क्वेश्चन आंसर हैं, इसके पीडीएफ अगर आप लोग चाहते हैं तो मैंने शुरू में ही बता दिया है कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका वीडियो पीडीएफ, या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से सभी क्लासेज के पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।